स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटोमेट्रिक की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटर किरण सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज में हम क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हेरिडिटी। अब ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं जो बच्चों ने पहली बार सुने हैं, ना उनको उनका मीनिंग पता है और ना ही उसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट जो उन्हें पता हो। तो ये चैप्टर बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन जाता है। बट यहाँ से पढ़ने के बाद, मेरे से पढ़ने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट तुम्हारे माइंड में नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम हर चीज बेसिक से समझने वाले हैं। तो बिना किसी के देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। अच्छा, तुम लोगों ने ये जरूर सुना होगा अपने दादा से, मासा जी से, मासी से, मामा से कि इसकी शक्ल तो मम्मी पे गई है, इसकी आंखें तो पापा जैसी है, हाइट में तो ये पापा के जैसे गया है। यानी हमारे पेरेंट्स के जो ट्रेट्स ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स यानी फीचर्स, वो हमारे अंदर क्या हुए हैं? ट्रांसफर हुए। इसी वजह से हम उनके जैसे दिखाई देते। एग्जैक्ट नहीं दिखाई देते, बट थोड़ा बहुत उनसे हम क्या करते हैं? दिखाई देते हैं, मेल खाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। यानी हमारे पेरेंट्स के ट्रेट्स हमारे अंदर आ गए, हमारे ट्रेट्स किस में जाएंगे? हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे। तो किसी ने तो इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा और इसके ऊपर सिस्टमेटिक स्टडी भी की होगी। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जाते हैं, पढ़ेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हेरिडिटी वाला पार्ट और एक है इवोल्यूशन पार्ट। जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो हमें सिर्फ कौन सा पार्ट पढ़ना है? हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए हेरिडिटी क्या है। तो अभी हमने जो एग्जांपल दिया उससे हम पढ़ते हैं कि दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग यानी मैं मेरे पेरेंट्स का क्या हूं? ऑफस्प्रिंग हूं, यानी बच्चा हूं, ऐसा बोल सकते हैं आम भाषा में। तो पेरेंट से जो ट्रेट्स होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, उनके बच्चों में चले जाते हैं। इसी चीज को क्या बोला गया? हेरिडिटी बोला गया। ऐसे बोला होगा कि ये तो हमारे घरों में हेरिडिटरी है, कि ये तो हमारे घर में सबको होती है। जैसे डायबिटीज होती है तो सुना होगा कि हाँ, इसके पापा को डायबिटीज थी इसलिए इसको भी होगी, क्योंकि ये तो एक हेरिडिटरी डिजीज है। तो हेरिडिटी का मतलब पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो उनके ऑफ स्प्रिंग में चले गए, उसको बोला गया हेरिडिटी। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? कि कौन से प्रोसेस के थ्रू जो पेरेंट्स के जो जेनेटिक फीचर्स है वो किस में चले गए? उनके बच्चों में। उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया? इनहेरिटेंस दिया गया। अब सवाल ये उठना चाहिए कि सर आप ये तो बोल रहे हो कि पेरेंट्स के ट्रेट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, इसको हमने हेरिडिटी बोला गया ऐसा, बट आ कैसे रहे हैं? लेके कौन आ रहा है? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो थोड़ा सा हम जाते हैं उस चैप्टर के पास जो तुम्हारा फेवरेट है, रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना। बहुत लोगों का फेवरेट होता है, इंतजार करते हैं कि सर कब रिप्रोडक्शन आएगा। अच्छा, तो रिप्रोडक्शन के अंदर हमने गेमेट्स वाली स्टोरी पढ़ते हैं। अच्छा, ये देखो, ये स्पर्म है, सबको पता होगा। स्पर्म का ये हेड है, ये ना, ये स्पर्म है और स्पर्म का हेड है ना, ये वाला पार्ट, इसको स्पर्म का हेड बोला जाता है, जिसमें होता है स्पर्म का न्यूक्लियस। अच्छा, जिसको ये नहीं पता हो तो स्पर्म एक सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो स्पर्म का ये क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में कहा प्रेजेंट होता है? डीएनए। अच्छा, थोड़ा और पढ़े तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के पास होता है क्या? डीएनए। बट अभी हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए के पास। तो सेल के न्यूक्लियस में क्या हो गया? डीएनए हो गया। अच्छा, ये है हमारा एग, सही है, जो कि मदर बॉडी में बनेगा, स्पर्म फादर में बनेगा, ये हमें पता है। ये है हमारा एग का न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के पास भी क्या होगा? डीएनए होगा, ठीक है, मदर का डीएनए, और इसमें फादर का डीएनए। अच्छा, ये जो डीएनए होता है ना, इसी डीएनए के पास हमारी बॉडी की हर एक इंफॉर्मेशन होती है। कि जैसे मान लो मेरा स्पर्म होगा, उसमें डीएनए होगा, या मेरी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें जो डीएनए होगा, उस डीएनए को ये पता होगा कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी स्किन का कलर क्या है, आंखों का कलर क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है।
मुझे डायबिटीज है या फिर नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। और डीएनए कहां होता है? गेमेट्स में होता है, यानी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? ये फीमेल गेमेट और ये मेल गेमेट, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। ये आपको पता है। ये जाइगोट आगे क्या होगा? डिवाइड होके बनाएगा एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, और फीटस से क्या बनेगा? बेबी बनेगा। सही है। तो ये जो जाइगोट बना है एग और स्पर्म के फ्यूजन से, इसमें दो न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस कहां से आया? एग से। दूसरा न्यूक्लियस कहां से आया? स्पर्म से। ऐसा, तो इस जाइगोट के पास दोनों के न्यूक्लियस है, यानी बोल सकता है कि जो जाइगोट होता है उसके पास मदर का और फादर का, दोनों का डीएनए होता है। और फिर ये जो जाइगोट है डेवलप होकर किसमें बदलेगा? बेबी में। और इस बेबी के पास मदर और फादर दोनों का डीएनए आया। अच्छा, इस डीएनए को लेके कौन आया बेबी के अंदर? तो स्पर्म और एग लेके आए। तो हमारे अंदर जो ट्रेट्स आए हैं, वो ट्रेट्स किसकी वजह से आ रहे हैं? डीएनए की वजह से। बट ये डीएनए हमारी बॉडी में पहुंचा कैसे? तो कौन लेके आता है डीएनए को? गेमेट्स लेके आते हैं। कौन लेके आता है? गेमेट्स, यानी फीमेल गेमेट और मेल गेमेट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्पर्म और एग होते हैं, वो ले आते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं। इतना याद आया? तो देखो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है कि जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है कि हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा, ऐसा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, वो ऑफस्प्रिंग में लेके कौन आता है? तो सेक्स सेल्स, यानी गेमेट्स, यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, वो लेके आते हैं। और ये सॉरी, और ये इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होती है? तो डीएनए में स्टोर होती है। डन यहां तक? अच्छा, अब साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम क्या स्टडी करते हैं? हेरिडिटी की, कि कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या क्या रूल लग रहे हैं। अब तुमने ये भी सोचा होगा कि हम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते, थोड़े बहुत क्या होते हैं? वेरिएशन भी होते हैं। किसमें? हमारे और हमारे पेरेंट्स के हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, डिफरेंस भी होता है ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं? हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और वेरिएशन आ रहे हैं। इन दोनों की स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की और वेरिएशन की। अब ये वेरिएशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। ऐसा, हम मान लेते कोई एक स्पीसीज ले लो, हम ह्यूमंस की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सारे ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एक जैसे होते हैं? किसी की हाइट में डिफरेंस है, किसी की स्किन कलर में डिफरेंस है, आंखों के कलर में डिफरेंस है, किसी का ब्लड ग्रुप है वो अलग है, किसी का बोला जाए कि हाँ टॉल है, कुछ है शॉर्ट हाइटेड, ऐसा। तो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स है, उनके अंदर जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला गया? वेरिएशन बोला गया। जैसे देखो, किसी का ये जो दिख रहा है ऐसा ईयर, किसी का ऐसा ईयर लोब होता है वो फ्री होता है, किसी का जो ईयर लोब होता है वो ऐसे अटैच होता है। ये ईयर लोब होता है ना, ये हमारा कहा गया, ऐसा ईयर लोब होता है, वो क्या होता है? हमारा फ्री होता है। किसी का क्या होता है? अटैच होता है। ऐसा ब्लड ग्रुप की तुम बात कर सकते हो, सबका ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस को क्या बोला गया? वेरिएशन बोला गया। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन की वजह से ये वेरिएशन आते हैं। याद रखना है कि वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ाते हैं सब, फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा मेल गेमेट फीमेल गेमेट ऐसा कुछ होता है, डीएनए कॉपी होती है, ये सारा रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक असेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है। असेक्सुअल के अंदर जो वेरिएशन आते हैं वो कम आते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट होता है, तो सिर्फ एक ही पेरेंट से कैरेक्टर्स आएंगे। सिंपल सी बात है, एक ही पेरेंट का डीएनए आने वाला है। ऐसा दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन ज्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है, दो पेरेंट्स होंगे तो दो पेरेंट्स का डीएनए आ रहा है, तो दो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आएंगे तो वेरिएशन ज्यादा होते हैं। ऐसा ठीक है। असेक्सुअल में वेरिएशन आता है, वो डीएनए कॉपी के अंदर इनएक्यूरेसी की वजह से आता है। डीएनए कॉपी होता है, वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो डीएनए कॉपी होती है, वो 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है, इनएक्यूरेसी आ जाती है, उस वजह से क्या आता है? वेरिएशन आना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये म्यूटेशन की वजह से, क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने की वजह से आता है, ये सब रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसमें हम अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसा अभी के लिए याद रख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन ज्यादा आते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल में कम आते हैं। ऐसा अच्छा, वेरिएशन आ गए, क्या ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है?
क्या उसका कोई बेनिफिट मिलेगा और वो भी हर बार? तो आंसर इज नो। वेरिएशन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। हम हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बट क्या ये वेरिएशन होते हैं ये हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल है? तो आंसर इज नो। कभी कभी ये वेरिएशन होते हैं वो हमारे लिए एडवांटेजियस होते हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल देते हैं बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया होता है, उनके अंदर एक वेरिएशन आया। क्या वेरिएशन आ गया कि अब वो हाई टेम्परेचर मतलब जहां पे हीट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। पहले बैक्टीरिया ज्यादा हीट को रजिस्ट नहीं कर पाते थे, यानी हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते थे। अब क्या हुआ, उनकी बॉडी में चेंज आया, और वो वेरिएशन आने की वजह से अब वो हाई टेम्परेचर में भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी होती है वो हाई टेम्परेचर में भी क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। तो यहां पर जो ये वेरिएशन आया ये बैक्टीरिया के लिए एडवांटेजेस था, जो उनके सर्वाइवल में क्या किया, हेल्प किया, जब इन्वायरमेंट में क्या आया, चेंज आया। तो क्या लिखा है, द एडवांटेज ऑफ वेरिएशन क्या है कि ये हमारे सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ऐसा एग्जांपल दे रखा है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर हीट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ गया, यानी अब वो ज्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो फिर वो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएंगे, सर्वाइव कर लेंगे जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां तक सही है? तो ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएशन होते हैं वो कभी कभी एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन मान लो कि मेरी स्किन का कलर फेयर से डार्क हो गया, मेरे पेरेंट्स से उनकी स्किन का कलर फेयर है, मेरा डार्क हो गया, क्या ये कोई एडवांटेजेस हुआ? नहीं, ये कोई एडवांटेजेस नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उनको सीख लेते हैं जो कि आगे काम आने वाली है। तो उसमें से पहला हमारे पास एग्जांपल है वो किसका है, क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कहां पे प्रेजेंट होती है, सेल के न्यूक्लियस में। ये देखो, ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है। अच्छा, जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें पहले प्रेजेंट होते हैं क्या, उसमें पहले प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्रोमेटिन थ्रेड बोला जाता है, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन। अब क्या होगा जब सेल डिवीजन होगा, है ना, सेल डिवीजन पढ़ा होगा, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है ऐसा। तो जब सेल डिवीजन होता है तो इन क्रोमेटिन का क्या होता है, कॉइलिंग एंड कॉन्डेंसेशन होता है। क्या होता है, ऐसे कॉइल जैसी बन जाती है, कॉइल जैसा शेप ले लेता है और कंडेंस हो जाते हैं, बहुत पास पास में आ जाते हैं। तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन का क्या होता है, कॉइलिंग होता है, कॉन्डेंसेशन होता है, और उसी समय क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। तो क्रोमेटिन से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। और कब बनते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये जो ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, क्रोमोसोम बोला गया। और क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होते हैं, क्रोमोसोम हमेशा कहां होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो, ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के पास ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, क्रोमोसोम के पास क्या होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ये जो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डीएनए। क्या बोला जाता है, डीएनए। तो जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। यहां मैं लिख देता हूं, क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस में बनते हैं, कब होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है, ऐसा। डन। इन्हीं क्रोमोसोम के पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के पास क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के पास होता है जीन, जो हम अभी पढ़ने वाले, डोंट वरी। ऐसा तो ऐसा बोल सकते हैं, क्रोमोसोम के पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है, और डीएनए के पास क्या होता है, जीन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन बॉडी की जो सेल है, हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है, उनके पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स है। यानी हम हैं, हमारे पास बहुत सारी सेल्स है, और उन सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। हर एक एनिमल में ये नंबर अलग अलग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज जीन। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, जीन इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। अब ये क्या मतलब हुआ ऐसा, देखो यहां पे ये डीएनए है। अब देखो डीएनए का इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये किससे बना होगा, जीन से बना होगा। किससे बना होगा, जीन से। फिर ये वाला हिस्सा यानी इतना एक हिस्सा, ये किससे बना होगा, एक और जीन से बना होगा। ऐसा सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, हमारी बॉडी में जितने भी ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे स्किन का कलर, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरी हाइट क्या है, मेरी आंखों का कलर क्या है, ये जितने भी ट्रेट्स होते हैं, ये ट्रेट्स कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करता है। यानी बालों के कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, स्किन के कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइट के लिए भी क्या होगा, एक जीन होता है, वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि सर आपने क्या बोला कि जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट्स की वजह से। ठीक है, चलो अब आते हैं हम एक डीएनए बनाते हैं। चलो मान लो कि ये एक डीएनए है, ऐसा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसा, ये डीएनए ऐसा, इसमें ये यहाँ पे एक पार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे एक पार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे एक पार्ट बना लेते हैं। ओके, ये डीएनए हो गया। जो ठीक है, अब देखो डीएनए का इतना हिस्सा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा, यहां पे प्रेजेंट होंगे जीन। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, ओके, यहां पे प्रेजेंट होंगे क्या, जीन। यहां पे प्रेजेंट होंगे क्या, जीन, जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जीन होंगे। ओके सर, यहां तक सही है, ठीक है। फिर देखो ये वाला जो हिस्सा होगा, यहां पर भी प्रेजेंट होंगे जीन, यहां पर भी कौन होगा, जीन होंगे। अरे ये बार बार मैं ऐसा क्यों लेके आ रहा हूं, इसको मिटा देते हैं, ये यहां से और ये यहां से। ठीक है, यहां पर भी क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट्स को क्या करेंगे, डिसाइड करते हैं। ऐसा तो जो पूरा डीएनए होता है वो जीन से क्या होता है, बना हुआ होता है। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि डीएनए का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो डीएनए होते हैं उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उन्हीं सेगमेंट्स को क्या बोला गया, जीन बोला गया। और जीन को ही यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है। यानी हमारे पेरेंट्स के जो ट्रेट्स आए हैं, मेरे पापा टॉल थे, मैं भी टॉल हूं, तो एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे पापा का जो जीन है वो मेरे अंदर आ गया, क्योंकि वो जीन मेरे पापा में था इसलिए मेरे पापा टॉल थे, वो जीन मेरे में भी आ गया इसलिए मैं क्या हो गया, टॉल हो गया। डन ऐसा, ठीक है यहां तक। और जीन्स होते हैं वो हमेशा किस में वर्क करते हैं, पेयर्स में वर्क करते हैं। जीन हमेशा किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है अलील्स। अरे सर अलील्स तो हमको समझ ही नहीं आता है कि क्या होता है अलील। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि तुम्हें एक मोबाइल फोन लेना है, कार भी ले सकते हो, मोबाइल फोन। अभी हम मोबाइल फोन का एग्जांपल, मुझे एक मोबाइल फोन लेना है S24 अल्ट्रा। तो मैं दुकान में गया और बोला कि मुझे S24 अल्ट्रा दो, तो वो दे देगा मुझे, नहीं देगा। क्यों, वो मुझे पूछेगा आपको कलर कौन सा चाहिए, चाहिए तो S24 अल्ट्रा बट कलर बताओ, तो मैंने बोला ब्लैक कलर, अभी भी वो मुझे नहीं देगा। अब बोलेगा कि बताओ आपको कौन सा वेरिएशन चाहिए, यानी उसके अंदर स्टोरेज कितना होना चाहिए, 256 चाहिए या 512 चाहिए। अच्छा, मैंने बोला ठीक है 512 दे दो। फिर बोलेगा कि रैम कितनी चाहिए, तो फिर मैं बताऊंगा कि हाँ मुझे 16 GB रैम वाला चाहिए। है तो S24 अल्ट्रा ही, बट उसके बहुत सारे क्या है, वेरिएशन है, बहुत सारे उसके क्या है, मॉडल्स है। इसी तरह से एक जीन तो है, बट जीन के भी बहुत सारे क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। उन्हीं फॉर्म्स को क्या बोला गया, एलील बोला गया। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो हाइट है, तो हाइट क्या हो गया, एक ट्रेट हो गया, एक कैरेक्टर हो गया। इस ये भी किसी ना किसी जीन से डिसाइड होगा। अब कुछ ऐसे जीन होंगे जिसकी वजह से हाइट कैसी होगी, टॉल होगी, तो वो एक फॉर्म हो गया। और कुछ ऐसे जीन होंगे जिसकी वजह से हाइट छोटी हो जाएगी, तो एक और तरीके का जीन हो गया। तो दो तरह के जीन हो गए, समझ है। एक जीन की वजह से हाइट टॉल हो रही है और एक जीन की वजह से हाइट छोटी हो रही है। दोनों है तो हाइट के लिए, बट एक की वजह से हाइट ज्यादा, एक की वजह से हाइट, तो यहां पे जीन की कितनी फॉर्म हो गई, दो फॉर्म हो गई। तो उनको बोला जाएगा अलील्स। उनको क्या बोला जाएगा, अलील्स बोला जाता है। तो अलील्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं किसी की जीन की। जीन के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे मोबाइल हो गया और मोबाइल के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ऐसा इस तरह से जीन हो गया, जीन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनको क्या बोला गया, अलील्स बोला गया। अच्छा, एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। अब जीन होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो देखो एक यहां पे एग्जांपल देखो, यहां पे ये एक जीन है,
या बोल सकते हैं अलील है। क्या है? एक अलील है। और ये भी क्या है? एक अलील है। इस पेयर में दो अलील है, ठीक है। अब दोनों अलील क्या है? सेम है। दोनों अलील क्या है? सेम है। इस वजह से इसको क्या बोला गया? होमोजाइगस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अलील्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। अलील्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट्स। तभी तुमने देखा होगा यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है। अब वो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, वो भी हम सीखने वाले हैं ऐसा। तो ये कैपिटल ए एक अलील को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक पूरा अलील हो गया, ये एक पूरा अलील हो गया, है ना। ये एक अलील है यहाँ पे, और ये क्या है? हमारा अलील हो गया। यहां पर भी तुम अगर नोटिस करोगे तो दोनों अलील है वो अलग अलग है। दोनों अलील क्या है? अलग अलग है। एक कैपिटल वाला है, एक स्मॉल वाला, इसलिए इसको बोला गया हेट्रोजाइगस। तो अगर किसी पेयर में दोनों अलील से वो सेम है तब तो वो होमोजाइगस, अलग है तो हेट्रोजाइगस। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। सब आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। अब मान लो कि हमारे पास एक पेयर है, हाइट के लिए जो अलील होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी से, ठीक है। कैपिटल टी होता है, उसकी वजह से जो हाइट आने वाली है वो आने वाली है टॉल, ठीक है। और स्मॉल टी की वजह से जो हाइट आने वाली है वो आने वाली है ड्वार्फ। चलो यहां तक सही है ऐसा। कैपिटल टी अगर हमारे पास है अलील तो हाइट टॉल होगी, स्मॉल हो गई तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी? ड्वार्फ हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके सर। मान लो हमारी बॉडी में एक पेयर आ गया, क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी, या प्लांट के अंदर बात कर सकते हो, यूजुअली प्लांट के रेस्पेक्ट में यूज होता है। तो ये जो पेयर है, अब कैपिटल टी बोलेगा कि हाइट को टॉल कर दो, स्मॉल टी ये बोलेगा कि हाइट को छोटा रखो, तो क्या होगा? तो जब ये पेयर आएगा तो जो हाइट आने वाली है वो टॉल ही आने वाली है, शॉर्ट नहीं आएगी। यानी इस अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, बट ये अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो अगर किसी पेयर में अगर कोई अलील है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे पास वाला कोई भी हो, तो वो अलील क्या कहलाता है? डोमिनेंट। अब मान लो एक पेयर है, उसमें दोनों अलील क्या है? सेम आ रहे हैं, और फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? रिसेसिव होगा। तो रिसेसिव अलील वो होता है जो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसके पास वाला भी उसके जैसा ही हो। डोमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल टी वाला है ये डोमिनेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास में कौन है, वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट अलील होते हैं और एक होता है रिसेसिव अलील होता है, ठीक है। जो डोमिनेंट वाले होते हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे टॉलनेस के लिए हमने कैपिटल टी लिया। और जो रिसेसिव होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से, जैसे कि स्मॉल टी हो गया। यहां तक क्लियर है? और हम इसके कॉन्सेप्ट आगे सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। अच्छा, जीनोटाइप, मान लो कि हमारे पास एक जीन का अरेंजमेंट है कुछ ऐसा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये जीन का अरेंजमेंट हो गया, इसको बोला गया जीनोटाइप। सिंपल। जीन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, ठीक है। वो जो पेयर हमने लिखा उसको बोला गया जीनोटाइप। अच्छा, मान लो मैंने ऐसा लिखा, तो ये भी क्या हो गया? एक जीनोटाइप, कि किसी पेयर में कौन कौन से अलील प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है? उसका जीनोटाइप होता है, ठीक है। अच्छा, फिनोटाइप क्या होता है? अगर मान लो ये जीनोटाइप है तो बताओ कौन सा कैरेक्टर या ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगा? सर कैपिटल टी डोमिनेंट होता है तो उसी का एक ट्रेट एक्सप्रेस होगा, तो यहां पे तो कैसे होने वाली है? हाइट टॉल होने वाली है। यहां पे दोनों रिसेसिव है तो डेफिनेटली हाइट कैसे होने वाली है? शॉर्ट होने वाली है। तो ये जो टॉलनेस और जो शॉर्टनेस या ड्वार्फनेस होती है, इसको बोला जाएगा फिनोटाइप। क्या बोला जाएगा? फिनोटाइप। कि कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है। स्किन का कलर कैसा हुआ? सर स्किन का कलर हो गया हमारे पास फेयर या डार्क हो गए, तो ये हो गए फिनोटाइप। बालों का कलर क्या होगा? तो बालों का कलर सर ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, तो ये हो गए फिनोटाइप हो गए। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा या बी होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? फिनोटाइप हो जाएंगे। तो ये याद रखना, फिनोटाइप यानी कौन सा ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो रहा है। चलिए, बहुत ईजी है, ये सब समझ में आ गया। ये एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, ट्रेट तक तो हमें स्टोरी समझ में आ गई कि ट्रेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लो कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूं, मैं क्रिकेट में क्या हूं? बहुत अच्छा हूं, मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मैं क्रिकेट सीख लिया, मैं शानदार हूं। या फिर विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी सचिन तेंदुलकर का भी ले सकते हो ऐसा। अब मान लो अगर मैं क्रिकेट में अच्छा हूं, तो क्या मेरे बच्चे भी क्रिकेट में अच्छे होंगे उतने ही?
तो आंसर क्या है? नो। मान लो मैंने हाथ में ऐसे टैटू कराया, तो क्या मेरे बच्चों के हाथ में भी वो टैटू आएगा? यानी कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो मेरे में है, बट मेरे बच्चों में वो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रेट्स की वजह से मेरे बॉडी के डीएनए या फिर जीन में कोई चेंज नहीं आया। मैंने जब क्रिकेट सीखा या मैंने म्यूजिक सीखा या मैंने गाना गाना सीखा, तो ये जो मेरे चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस की वजह से मेरी बॉडी के जीन या डीएनए में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो सकते। उन ट्रेड्स को क्या बोला जाता है? एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो हमने एनवायरमेंट से सीखे हैं, जो हमने एनवायरमेंट से क्या किया है? सीखा है। ठीक है। अब मान लो कि मेरे बॉडी का ब्लड ग्रुप क्या है, या मान लो मुझे डायबिटीज हो गई है। तो अगर मुझे डायबिटीज हो गई है तो डायबिटीज की वजह से मेरे डीएनए में चेंज आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो पेरेंट्स से किसमें जाता है? ऑफ स्प्रिंग में। तो अगर मान लो डायबिटीज की वजह से मेरे डीएनए में चेंज आ गया और वो डीएनए कहां चला गया? मेरे बच्चों में चला गया, तो हाईली चांसेस है कि वो मेरे बच्चों में भी क्या हो जाए? डायबिटीज हो जाए। यहां तक क्लियर है? तो ये जो ट्रेट है कि डायबिटीज होना, ये ट्रेट है, ये कैसा होता है? इनहेरिटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से डीएनए में चेंज आया और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गया। तो उन ट्रेट्स को क्या बोला जाता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। ठीक है। क्या लिखा है देखो, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जिसकी वजह से हमारे डीएनए या जीन में कोई चेंज नहीं आता, इसकी वजह से हमारे चेंज आता है। ठीक है। ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। ऐसा इवोल्यूशन पढ़ा होगा तुमने, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से नई स्पीसीज बनती जाती हैं। ये जो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते रहते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन। एक्वायर्ड ट्रेट से कोई इवोल्यूशन नहीं होता, जबकि इससे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ऐसा अब एग्जाम्पल देख लो, हम कोई चीज सीख रहे हैं, हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हम क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, ऐसा मान लो टैटू करा दिया, ऐसा हमने सिंगिंग सीख ली, ये सारे ट्रेड्स कैसे होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स। इन ट्रेड्स की वजह से हमारे जीन में कोई चेंज नहीं आता, इस वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। ये हम हमारे एनवायरमेंट से सीखते हैं। और अगर मान लो कि इन चीज की बात हो, स्किन के कलर की बात हो, आंखों के कलर की बात हो, ऐसा डायबिटीज मैंने बताया था, तो ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। इसलिए इन ट्रेड्स को क्या बोला गया? इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये तभी होता है क्योंकि इसकी वजह से हमारे डीएनए में चेंज आता है। ओके। सेल्स दो तरह की होती है। अच्छा, सेल्स तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, पर ये हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल्स ये तो हमने कभी सुना नहीं होता है ऐसा। अच्छा, सेल्स के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। कब होते हैं? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। यानी एक जैसे दो क्रोमोसोम होते हैं हर बार। अगर मान लो हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसके सेम टू सेम क्रोमोसोम्स होंगे। अगर मान लो किसी सेल्स में, अगर मान लो किसी सेल में कोई क्रोमोसोम है, कोई क्रोमोसोम है और उसके जैसा कोई और क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, फिर एक और नया क्रोमोसोम हो गया, उसके जैसा भी कोई और नहीं है, फिर एक और नया क्रोमोसोम हो गया, उसके जैसा भी कोई और क्रोमोसोम नहीं है, यानी जितने भी क्रोमोसोम है वो सारे इंडिपेंडेंट है, यानी उनके जैसा कोई और कॉपी नहीं है। तो ऐसे सेल को क्या बोला गया? हैप्लॉइड सेल बोला गया। जनरली जो गेमेट्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं? गेमेट्स होते हैं, यानी स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, वो सब कैसी सेल्स होती हैं? हैप्लॉइड सेल होती है। ऐसा, ठीक है। उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम नहीं होते, सारे क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो किसी सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है और उसके जैसी एक और कॉपी है, यानी एक जैसे दो क्रोमोसोम हो गए। सिमिलरली एक और क्रोमोसोम है, उसके जैसा एक और क्रोमोसोम है, यानी एक और कॉपी प्रेजेंट है, यानी सेम दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो उन सेल्स को क्या बोला गया? डिप्लॉइड सेल बोला गया। क्या बोला गया? डिप्लॉइड सेल। यानी उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक ही तरह के दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स, जैसे कि नर्व सेल हो गई, बोन सेल हो गई, हमारी स्किन में जो सेल्स होती हैं, इन सारी सेल्स में क्या होते हैं? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी उनको डिप्लॉइड सेल बोला जाता है। ऐसा, यहां तक सही है? ऐसा ओके। तो हैप्लॉइड सेल समझ में आ गया, डिप्लॉइड सेल समझ में आ गया। ओके, यहां पे ये जो n और ये 2n लिखा हुआ है, ये बता रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है तो उसमें क्या हो जाएंगे? उसके जस्ट डबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला था कि हमारी बॉडी सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। तो जो हमारी गेमेट्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं।
ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गेमेट्स होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होते, कितने होते हैं? 23 ही होते हैं। लेकिन जो बाकी सारी सेल्स है, बाकी सारी सेल जैसे न्यूरॉन बताया मैंने, वो भी एक सेल है ऐसा, तो बाकी सारी सेल्स में इसके क्या होंगे? जस्ट डबल होंगे। 2n लिखा हुआ है, तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी हर एक क्रोमोसोम का क्या होगा? पेयर होगा। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेंडर डिटर्मिनेशन, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा ऐसा, और इसका बिल्कुल आइडिया भी होगा। ठीक, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। जेंडर डिटर्मिनेशन, अच्छा एक चीज आप लोगों ने ये सुनी होगी, गांवों में ऐसा टैबू चलता है कि अगर लड़की हुई है घर में तो उसके पीछे मां रिस्पॉन्सिबल है, कि मदर ही रिस्पॉन्सिबल हो रही है किस चीज के लिए? कि अगर लड़की पैदा हुई है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये टैबू क्या है? गलत है। कैसे? देखो, ये हम पढ़ चुके हैं, 23 पेयर्स होते हैं, उसमें से 22 पेयर ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, यानी वो क्रोमोसोम मेल में भी होंगे और वो क्रोमोसोम फीमेल में होंगे। ठीक है, यानी 44 क्रोमोसोम्स। एक पेयर ऐसा होता है जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, और उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो 23 पेयर में से 22 तो मेल और फीमेल में सेम होता है, लेकिन जो एक पेयर होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, जिसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर वो पेयर क्या होता है? एक्स वाई, और फीमेल के अंदर जो वो पेयर होता है वो क्या होता है? एक्स एक्स। यानी मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया। लेकिन फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक्स और एक्स होते हैं। यहां तक हमें सब क्लियर हो गया? ओके, अब आगे। अब मान लो ये हमारे फादर है और ये मदर है ऐसा। अब फादर की बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म होता है, ठीक है। मदर की बॉडी में क्या बनेगा? ओवम बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं एग बनेगा। यहां तक भी सर सही है, क्लियर है? अब देखो, स्पर्म है, अब देखो न्यूक्लियस होता है, उसमें देखो सेक्स क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं? एक्स और वाई होंगे। फादर के केस में तो क्या होगा? एक्स और वाई। मदर के केस में क्या होगा? एक्स और एक्स होगा। ऐसा, अब देखो ये दोनों क्रोमोसोम है, लेकिन स्पर्म के अंदर या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा या फिर वाई क्रोमोसोम, दोनों में से स्पेयर में से कोई एक ही क्रोमोसोम जा सकता है। इस तरह से मदर के पास भी एक्स और एक्स के सेट है, इसमें से कोई एक ही क्रोमोसोम उसके ओवम में जा सकता है। यहां तक क्लियर है सर? तो देखो, अगर मान लो कि फादर से एक्स क्रोमोसोम आ गया, फादर से क्या आ गया? एक्स क्रोमोसोम आया, मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूं यहां पे। फादर से एक्स क्रोमोसोम आ गया, और मदर से भी क्या आ गया? एक्स क्रोमोसोम हो गया, तो पेयर क्या बनेगा? एक्स। मान लो कि फादर से एक्स आया और मदर से जो दूसरा था ऑप्शन, उसमें से भी क्या आ गया? एक्स आ गया, तो भी पेयर क्या बना? एक्स एक्स। तो एक्स और एक्स, इसका मतलब दोनों एक्स है, इसका मतलब फीमेल, फीमेल यानी गर्ल बनेगी, फीमेल यानी गर्ल चाइल्ड बनेगी। अच्छा, मान लो कि फादर से वाई क्रोमोसोम आया और मदर से क्या आया? एक्स, तो वाई और एक्स क्या बनेगा? पेयर एक्स वाई। मान लो फादर से क्या आया? वाई, और मदर से ये दूसरा वाला एक्स, ये भी आ सकता है, तो वापस पेयर क्या बनेगा? एक्स वाई, और एक्स वाई पेयर बना मतलब मेल, मेल यानी बॉय बनेगा। ऐसा, यानी 2 बार चांसेस है फीमेल के और 2 बार चांसेस है मेल के, यानी लड़का और लड़की दोनों होने के चांसेस क्या है? 50-50 है। लड़का होने के और लड़की होने के चांसेस क्या है? 50-50। अब लड़का होगा या लड़की होगा ये डिपेंड कर रहा है कि फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है या फिर वाई क्रोमोसोम, यानी स्पर्म के अंदर कौन सा क्रोमोसोम है? अगर स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्म के अंदर क्या है? एक्स क्रोमोसोम है, तब तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? लड़की होने वाला है। तब तो डेफिनेटली क्या होगा? लड़की होगा, क्योंकि जो पेयर बनेगा वो एक्स एक्स बनेगा। लेकिन स्पर्म अगर क्या कैरी कर रहा है? वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, तो जो होगा चांसेस वो लड़के होने का होगा, क्योंकि जो पेयर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? एक्स वाई बनने वाला है। ठीक है, ऐसा चार्ट आपको ड्रॉ करना आता है, तुम्हें ये नहीं बनाना है, तुम्हें खाली यहां से शुरू करना है, एक्स वाई और एक्स एक्स से शुरू करना है ऐसा। ठीक है, ये बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब
ये नहीं है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि भूल जाते हैं बच्चों को। ऐसा ही लगता है कि अगर लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है उसके पीछे क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी जेंडर डिसाइड करने में हेल्प करता है। यानी कई बार तुमने देखा होगा ऐसा कि जो मुर्गी होती है ना वो अपने अंडों पे बैठ जाती है ना, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है ऐसा। तो वो जो टेम्परेचर होता है वो डिसाइड करेगा कि उस अंडे में से लड़का होगा या लड़की निकलेगी। टर्टल में भी यही कहानी होती है। टर्टल होता है उसमें टेम्परेचर डिसाइड होगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो भी डिसाइड करता है जेंडर को। जीन्स तो डिसाइड करते ही करते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम वाली, साथ साथ में एनवायरनमेंट भी डिसाइड करता है। जैसे मैंने बताया था टर्टल के अंदर मेल होगा या फीमेल होगा ये डिपेंड करता है कि जब हमारा एग फर्टिलाइज होगा उस समय टेम्परेचर कितना है। ऐसा तो दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर और दूसरा क्या हो गया, जेनेटिक फैक्टर। आगे ब्लड ग्रुप। सर हमने ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ बी होता है, बट ये ब्लड ग्रुप आएगा कौन सा, कैसे डिसाइड होता है, उसके बारे में सीखते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ये हमें पता है। इन ब्लड ग्रुप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेजरली कौन कौन से जीन होते हैं, ये आई ए, एक ये हो गया हमारा जीन, दूसरा आई बी, ये भी हो गया हमारा एक जीन, और तीसरा क्या हो गया, आई ओ। यानी ब्लड के लिए हमारे पास जीन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स है, या फिर ऐसा बोल सकते हो एलील्स होते हैं। ऐसा यहां तक क्लियर है। ऐसा ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास कितने एलील्स है, 3 एलील्स हो सकते हैं, जीन भी बोल सकते हो। ऐसा डन यहां तक, ओके। अब इन तीनों की वजह से हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। अब ये जो दोनों एलील है ये दोनों डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि अलील और जीन दोनों सेम है तो ऐसा नहीं है। अलील्स क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रिसाइज में बोल रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं अलील की जगह जीन बोल रहा हूं तो तुम जीन वर्ड यूज कर सकते हो, गलत नहीं है, बट एक्चुअल में वो क्या होना चाहिए, अलील ही होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। अच्छा, तो आई ए और आई बी दोनों क्या हो गए, डोमिनेंट अलील हो गए। और आई ओ होता है, ये क्या होता है, रिसेसिव। ये क्या होता है, रिसेसिव अलील होता है। ऐसा यहां तक हमें क्लियर आ गया। अब देखो समझो, मान लो कि आपके फादर से आई ए अलील आया, फादर से भी आ सकता है मदर से भी आ सकता है, डजंट मैटर, किसी एक से क्या आ गया, आई ए आ गया। और मदर से मान लो कि कौन सा आ गया, आई बी आ गया, या फिर मदर से आई ए मान लो, फादर से आई बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक से आ रहा है। तो देखो ये दोनों ही डोमिनेंट है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो फिर आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। डन, ठीक है। मान लो कि फादर से आई ए आया और मदर से भी आई ए आया, अब बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, सीधा सा, दोनों डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप ए हो गया। अच्छा, मान लो कि फादर से ये आ गया और मदर से ये वाला आया, तो क्या होगा, सर ए डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, सर ए ब्लड ग्रुप होगा, सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा ये सिनेरियो भी तो हो सकता है, फादर से आई बी आ गया और मदर से भी आई बी आ गया, तो बताओ ब्लड ग्रुप क्या होगा, सर ब्लड ग्रुप होगा वो बी होने वाला, सिंपल सी बात है ऐसे, ठीक है। फादर के पास आई बी, मदर के पास आई ओ, उल्टा भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास क्या है, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, बी होने वाला है। क्या हद तक क्लियर है ऐसा, ओके। तो ब्लड ग्रुप ए आने की 2 पॉसिबिलिटीज है, सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी आने की भी 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ए बी आने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दोनों के पास ये आया, तो दोनों के पास से अगर मान लो ये वाले एलील्स आए तो डेफिनेटली जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होने वाला है, ओ होने वाला है। यहां तक क्लियर है ऐसा, डन ऐसा। तो अगर मान लो कि मैंने बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप है वो ए है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो बताओ मेरे अंदर कौन सा पेयर होगा, तो मेरे अंदर 2 पेयर की पॉसिबिलिटी है, या तो मेरे अंदर ये वाला पेयर है अलील का, या फिर मेरे अंदर ये वाला पेयर है। ठीक है, ये याद रखना है। बी ब्लड ग्रुप के लिए भी ये होता है ऐसा, ठीक है, याद रखना है कि ए ब्लड ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। अच्छा, अगर पूछे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तब तो कुछ नहीं है, यही होने वाला पॉसिबल प्लेयर।
ठीक है, अगर पूछा जाए मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो फिर यही पॉसिबल पेयर, और कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। तो ब्लड ग्रुप समझ में आ गया कैसे हो सकता है, डन। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक है, हमने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ।